Dear students, next question, topic work power energy, NCERT, and it is question number 17. The statement is the bob A of a pendulum released from 30° to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on a table as shown in figure. How high does the bob rise after the collision? Neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको गिवन है कोलिजन इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन की बेसिक कंडीशन होती है अगर टू मासेस इक्वल हो तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। यहाँ पे अगर इक्वल मासेस हैं और इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन होती है कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इस बॉल को यहाँ से रिलीज किया, ये बॉल अभी रेस्ट पे थी, अब हमने इसको रिलीज कर दिया, अब जैसे ही नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। दैट यू नो वेरी वेल। अगर बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बॉडी को हमने यहाँ से रिलीज किया, तो यहाँ पर अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको रिलीज करेंगे ये नीचे आ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ इस बॉल ए को कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, वो वेलोसिटी लेट इट बी वेलोसिटी वी हो गई है। अब जैसे ही ये बॉल अनदर बॉल को हिट करेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है अनदर बॉल बी इज हियर, यहाँ पे अनदर बॉल बी है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका मास भी m है, सेम मास है, लेकिन ये बॉल रेस्ट पे है। अनदर बॉल इज हियर एंड दिस बॉल इज बीइंग एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। अब इन दोनों बॉल की, बॉल b है, ये बॉल a है, इसका वेलोसिटी v है। अब जैसे ये इलास्टिक कोलिजन होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, इनके मासेस इक्वल हैं और उस कंडीशन में जो a की वेलोसिटी होगी वो b को मिल जाएगी। ये बॉल b है, ये बॉल A है, अब A बॉल का अपना वेलोसिटी है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि A बॉल जैसे ही B को हिट करेगी तो A विल कम टू रेस्ट, A रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि जो B बॉल है ये ऑलरेडी किस पे है, रेस्ट पे है, और जो B बॉल होगी उसको वेलोसिटी V मिल जाएगी, अभी वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगी। आपका क्वेश्चन है कि हाउ हाई डज द बॉल A राइज आफ्टर द कोलिजन, तो आपका आंसर रहेगा द बॉल A विल कम टू रेस्ट, इट विल नॉट राइज टू द हाइट and the height will be equal to 0 is the answer. The next question, question number 18, NCERT topic work power energy. The statement is the bob of a pendulum is released from a horizontal position A shown in figure. If the length of pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrive at the lowermost point B, and it is given that it dissipates 5% of its initial energy against air resistance. अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ से इस बॉब को रिलीज किया है, तो डेफिनेटली जब यहाँ से रिलीज किया है ये डाउनवर्ड आ रहा है, यानी इसका हाइट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकली ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो ये हाइट ए से बी तक आने में जो इसकी हाइट जो कम हुई है वो हाइट हो जाएगी लेंथ ऑफ पेंडुलम के बराबर, और ये हो जाएगी 1.5 मीटर। इस सिचुएशन में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। तो पॉइंट ए पर जो एनर्जी है अभी ये रेस्ट पे है, तो पॉइंट ए पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ये पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उसने दे रखा है कि 5% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। अब यहाँ पे ए से बी तक जाने में यहाँ पे 5% एनर्जी लॉस्ट हो गई है। अगर 5% एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि B पर जो एनर्जी मिलेगी वो 5% कम मिलेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू कितना परसेंट लॉस हो गया, 5% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए से बी तक आने में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन स्टेटमेंट में 5% एनर्जी लॉस्ट हो गई है। तो जो 5% लॉस्ट हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हुई है, तो आपको यहाँ बी पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी अब वो 95% मिलेगी। इस तरह से हमने सिचुएशन को यूज कर लिया है। काइनेटिक एनर्जी एट बी इट इज हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 95% मींस 95/100 इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mgh, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है यहाँ से ये h हाइट तक, यहाँ पर इसकी पोजीशन हमें दे रखी है। अब यहाँ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से h को कैंसिल आउट कर दीजिए, 50 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 95/50 इंटू gh, तो v विल बी हियर अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा 95 gh अपॉन 50। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 95, g इज
9.8, height is given to you 1.5 upon 50. इसको solve करेंगे, it comes out to be 5.29 meter per second. It is the answer. Next question, question number 19. Work power energy NCERT. A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the trolley's floor at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? Let me answer this question. इस स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, इतना ट्रॉली मूव कर रही है, इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपको दे रखा है 27 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ट्रॉली के मूवमेंट में एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मींस अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो हम जानते हैं इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F = ma, ये भी जीरो हो जाएगा। एज वेल एज जो नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, इट इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये आपको गिवन। तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक का मतलब हुआ यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है। इट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम। और सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। As you know very well, if no external force is acting on system, then total linear momentum of the entire system remains conserved. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ये बैग, सैंड बैग हमने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से सैंड अगर लीक आउट होना भी शुरू हो गया है इसके फ्लोर पे, ट्रॉली के फ्लोर पे, and no external force is acting on the system, therefore its momentum will remain conserved. And in this way, अगर momentum conserved रहेगा तो velocity भी क्या रहेगी, constant रहेगी, m भी constant रहेगा, therefore velocity will again remain constant. There will be no change in the velocity of the trolley. This is the answer. Next question, question number 20. The statement is: a particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v is equal to, it is alpha x raised power 3/2, where alpha is a constant which is 5 units. What is the work done by the net force during the displacement from x = 0 to x = 2 meter? Let me answer this question. आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि मास ऑफ बॉडी कितना है, 0.5 kg है, और एज वेल एज जो वेलोसिटी है बॉडी की, ये दे रखिए आपको अल्फा x raised power 3/2। अल्फा कोई कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट। अल्फा इज गिवन टू यू। अब स्टेटमेंट में अगर अल्फा की वैल्यू 5 दे रखी है, स्टेटमेंट में अल्फा 5 दे रखा है, एक बार हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं 5x raised power 3/2, ये वेलोसिटी में गिवन है। यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन x पे डिपेंड कर रही है और आपको स्टेटमेंट में दे रखा है आपको निकालना है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 to x = 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ स्टेटमेंट को देख करके इस बॉडी की दो वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो दो वेलोसिटीज कौन कौन सी हो सकती है, एक तो x = 0 पे जो वेलोसिटी होगी, हम देखते हैं एट x = 0 इट्स वेलोसिटी v1 बिकम इक्वल टू x0 पुट कर दिया, ये 0 हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम एट x = 2 मीटर, तो 2 मीटर पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो v2 कितना हो जाएगा, 5 × 2⁻³ 3/2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, इट बिकम हियर 1/2 है, ये 2 × 2 × 2 एंड इस रेस पावर हाफ, क्योंकि क्यूब था। इसको सॉल्व करेंगे, v2 कम्स आउट टू बी 5 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा into 2√2, इट बिकम हियर 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इनिशियल वेलोसिटी आपकी निकल गई है 0 और फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल गई है 10√2 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और हमारे पास जब भी कोई वेलोसिटी का क्वेश्चन दे रखा हो, वेलोसिटी जिसमें नोन हो, तो हम वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमारे पास होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वी नो वेरी वेल वर्क डन इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू half m, it become here v2 square minus v1 square।
तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम, एम कितना है 0.5 इंटू V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर कितना दे रखा आपको 10√2 का होल स्क्वायर माइनस V1 इज 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 5/20 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 100 इंटू 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी 2 10 से 10 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 50 जूल। तो 50 जूल इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, and the statement is the blades of a windmill sweep out a circle of area A. First part is if the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? B part is what is the kinetic energy of the air, and C part is assume that the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy and that A is equal to 30 meters square, velocity is 36 km per hour and the density of air is 1.2 kg per meter cube. What is the electric power produced? अब यहाँ स्टेटमेंट में आपको एक विंडमिल दे रखी है और इस विंडमिल का जो एरिया है ये एरिया ए है, जिस एरिया में इसके ब्लेड्स रोटेट होंगे, विंडमिल के ब्लेड्स हैं, ये विंडमिल जब रोटेट करेगा इसके ब्लेड्स जब रोटेट करेंगे तो ये एरिया ए को कवर कर रहे हैं, जैसे एक डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। अब यहाँ स्टेटमेंट में जो विंड आ रही है वो इस तरह से परपेंडिकुलर इसको स्ट्राइक कर रही है ब्लेड्स को और एक सर्कल इस तरह से बना हुआ है। यहाँ विंड की वेलोसिटी आपको v दे रखी है। ओके, ऐसी कंडीशन में हम वॉल्यूम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी विंड का कितना वॉल्यूम इस एरिया को हिट करेगा और ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको हम चेक कर सकते हैं A इंटू वी। ए है एरिया, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड और मीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकेंड। इस तरह से हम एवी को, एरिया इंटू वेलोसिटी को, जिसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, उसको यहाँ पे सीधे यूज कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लोइंग पर सेकेंड इज A इंटू बी। अगर हमें वॉल्यूम पता चल गया है तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मास ऑफ एयर। तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ एयर फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ एयर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, क्योंकि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम पर सेकेंड कितना है AV है, डेंसिटी कितना है रो है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे मास कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू AV रो T। ये आपने यहां से मास को कैलकुलेट कर दिया है कि T टाइम में कितना मास यहाँ पे विंड का फ्लो कर रहा है। बी पार्ट इज आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। तो जो एयर ये ब्लो कर रही है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं E के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मास आपने कैलकुलेट कर दिया है, कितना हो जाएगा हाफ m कितना है AV रो T इंटू v स्क्वायर। इट बिकम हियर हाफ ऑफ A, इट बिकम v क्यूब रो इंटू T। ये हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया है। थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करना है, लेकिन कंडीशन आपको दे रखी है। कंडीशन ये दे दी आपको कि ओनली 25% ऑफ विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कितनी बन रही है। सी पार्ट इज हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू यू 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 25% मींस 25/100 और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है हाफ AV क्यूब रो T। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 4 जा हो जाएगा एंड इट बिकम हियर electrical energy become 1/8 AV cube rho T is the electrical energy। और लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है what will be the electric power। इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है that you know very well। इलेक्ट्रिक पावर is equal to electrical energy per unit time over time t। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है 1/8 AV cube rho T upon time t is here। t कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1/8 AV क्यूब रो। इट इज द इलेक्ट्रिक पावर। अब आपको जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो स्टेटमेंट में गिवन है। 1/8 एरिया, एरिया इज गिवन टू यू, आपको स्टेटमेंट में दे रखा है एरिया इज 30,
वेलोसिटी v एरिया आपको 30 दे रखा है, वेलोसिटी v 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 2 एंड 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ एयर आपको 1.2 दे रखा है। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा एरिया इज 30, वेलोसिटी आपने निकाला 10 इंटू 10 हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2। After solving, it comes out to be 4500 watt, that is equal to 4.5 kilowatt is the answer of the problem. Next is question number 22, NCERT. The statement is here. A person trying to lose weight lifts a 10 kg mass 0.5 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. The A part is how much work does she do against the gravitational force, and B part is fat supplies 3.8 into 10⁻⁷ joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? Let me answer this question. आपको गिवन है कि जो मास वो लिफ्ट कर रही है, जो डाइटर है वो 10 kg मास को लिफ्ट कर रही है एंड कितने हाइट तक लिफ्ट हो रहे हैं वो 0.5 मीटर तक वो लिफ्ट कर रही है एक टाइम्स में, और कितने टाइम्स उसको लिफ्ट किया गया है 1000 टाइम्स लिफ्ट किया गया है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू होता है mgh। mgh तो 1 टाइम्स होगा, लेकिन कितने टाइम्स उसको लिफ्ट किया गया n टाइम्स लिफ्ट किया गया है, n से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा n इज 1000, मास कितना है 10 kg को लिफ्ट किया है, g 9.8 एंड अप टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 49000 जूल। बी पार्ट इज आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप। अब स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो मैकेनिकल एनर्जी में मिल रही है वो 20% एफिशिएंसी रेट से मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ इट मींस मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg फैट। ठीक है, आपको गिवन है फैट सप्लाइज 3.8 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम, यानी फैट का जो 1 किलोग्राम है वो इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका रेट कितना है 20% एफिशिएंसी रेट पे है। तो हमने यूज कर लिया है कि मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg फैट, और वो कितना है 20% ऑफ, अरे आपको गिवन है 3.8 into 10⁻⁷ जूल। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 20/100 into 3.8 into 10⁻⁷ जूल, which comes out to be 0.76 into 10⁻⁷ जूल। लेकिन ये किसके है, ये पर केजी के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है, 1 kg के हिसाब से हमने इसको यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 0.76 into 10⁻⁷ जूल मैकेनिकल एनर्जी है तो उससे 1 kg फैट यूज हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि 0.76 into 10⁻⁷ जूल मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय 1 kg फैट, ये आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अरे कितना आ जाएगा 1/0.76 into 10⁻⁷ kg फैट। हमारे पास स्टेटमेंट में कितना मैकेनिकल वर्क हो रहा है 49000, ये आपने निकाल रखा है, therefore 49000 जूल मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 49000 अपॉन 0.76 into 10⁻⁷ kg फैट्स। आपका आंसर आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 6.45 into 10⁻⁻³ kg fat, which is equal to 6.45 ग्राम फैट। इसका मतलब जितनी एक्सरसाइज वो कर रही है उस हिसाब से 6.45 ग्राम फैट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, इट इज गिवन टू यू a large family uses 8 kilowatt of power
First part is direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? And B part is compare this area to that of the roof of a house constructed on a plot of size 20 meter into 15 meter with a permission to cover up to 70%. आपको स्टेटमेंट में गिवन है एनर्जी इंस्टेंट पर यूनिट एरिया इज 200 वॉट. एक्चुअल में 200 जूल पर सेकेंड है जो एनर्जी यहाँ पे इंस्टेंट हो रही है पर यूनिट एरिया के लिए. लेट इट बी लेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर पर्पज और हमें कितना एनर्जी चाहिए 8 किलोवाट की सप्लाई हमें चाहिए. इस ए टोटल एरिया में ए चाहिए तो इस ए एरिया में जो कि हमें 8 किलोवाट के लिए रिक्वायर्ड है उसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी. देयरफॉर सोलर एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है ये हमारे पास सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन एरिया ए जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो कितना हो जाएगा 200 वॉट. इतना हमें इंसिडेंट एनर्जी चाहिए फॉर द पर्पस टू यूज 8 किलोवाट ऑफ पावर. अब आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एज पर स्टेटमेंट द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आपको गिवन है यहाँ पे कि 20% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड 20% ऑफ दिस सोलर एनर्जी. तो जो सोलर एनर्जी आपने भी कैलकुलेट किया है कितना है 200 वॉट, इसका ही 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया जाएगा. तो एक्चुअल में एनर्जी जो यूज होगी वही पर सेकेंड पावर यूज हमारी हो जाएगी. तो 20% मीन्स 20/100 इंटू 200 जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी 40 इतना हमारे पास वॉट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी. अब ये जो एनर्जी है यही एनर्जी हमारी डिमांड को फुलफिल करेगी और वो कितनी है 8 किलोवाट पावर के बराबर है. और एज पर क्वेश्चन ये जो एनर्जी हमने फाइंड आउट किया है कितना किया है 40 वॉट. ये एनर्जी किसके बराबर है 8 किलोवाट के बराबर है. तो यहाँ से हम देखेंगे बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 8000. इसको सॉल्व करेंगे इन दिस वे एरिया कम्स आउट टू बी 200 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया हमें रिक्वायर्ड रहेगा. नाउ द बी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज जो हमारा प्लॉट साइज है वो प्लॉट साइज आपको दे रखा है 20 मीटर इंटू 15 मीटर. इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर. ये प्लॉट साइज है लेकिन इस प्लॉट साइज में जो बिल्डिंग बनेगी वो 70% परमिशन पे ही बनेगी. तो देयरफॉर जो बिल्डिंग एरिया बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा बिल्डिंग एरिया विल बी इक्वल टू 70% ऑफ दिस 300. इस तरह सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर. आपका प्रॉब्लम ये है कि जो रिक्वायर्ड एरिया था और बिल्डिंग एरिया था उसको हमें कंपेयर करना है. इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया फॉर द पर्पस अपॉन जो बिल्डिंग एरिया है वो कितने टाइम्स रहेगा. आपको स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कंपेयर दिस एरिया टू दैट द रूफ ऑफ ए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लॉट ऑफ साइज 20 मीटर इंटू 15 मीटर विद परमिशन टू कवर अप टू 70%. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आया 210 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास रूफ का एरिया होगा. तो आपका स्टेटमेंट में यही है कि आपको कंपेयर करना है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है और जो बिल्डिंग का एरिया जो रूफ एरिया हमारे पास है इनमें क्या रेशियो रहेगा. तो रिक्वायर्ड एरिया कितना था 200 था और बिल्डिंग एरिया कितना आया 210 आया. ये आ जाएगा 20:21. In this way we solve this problem here.